क्लास 10th विषय भूगोल, चैप्टर इसका है 6 मानचित्र अध्ययन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। पहले उच्चावच प्रदर्शन करने के लिए हैसुर विधि का प्रयोग किसने किया था? तो लेहमान ने किया था। किसने किया था? लेहमान व्यक्ति का नाम है ये। पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? किस दिशा में नहीं, किस दिशा से। तो ऐसा माना जाता है कि उत्तर पश्चिम दिशा से प्रकाश आ रही है, ऐसा माना जाता है इसमें। अगला है छोटी महीन एवं खंडित रेखाएं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन करने की विधि को क्या कहा जाता है? हैसुर विधि। क्या कहता है? हैसुर विधि। चलिए अगला है तल चिन्ह की सहायता से किसी भी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? स्थानीय ऊंचाई। ठीक है। अगला है स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग किस भाग को दर्शाता है? तो जल। नीला रंग से हम लोग जल को दर्शाते हैं। आप देखते हैं नक्शा में नीला रंग डाला गया है जल का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन इसका है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके किताब में शायद नहीं है कि है होगा, ये भी होगा। तो इसको हम लोग अभी आप इसको क्या करते हैं, स्किप कर रहे हैं। पहले हम लोग वहाँ से समझ लेते हैं क्या उत्तरीय से, कि समझ से चले, समझाते चलते हैं, वही में कम कर देंगे क्या, उसी में छोड़ देंगे क्या। चलिए पहला है हैसुर विधि। देखिए जब हम मानचित्र बनाते हैं ना, तो उसमें पहाड़ को, झरना को, नदी को, सबको दर्शाने में बड़ा दिक्कत होता है। कहीं पे पहाड़ है तो आप तो कागज पे हम बना रहे हैं, तो पहाड़ को ऊंचा कैसे दिखाएंगे? खाई है तो खाई को नीचा कैसे दिखाएंगे? नदी है तो नदी को कैसे दिखाएंगे? नदी में चीर के कागज में क्या दिखाएंगे हम? तो कोई तरीका होगा, उसकी तरीका से हम बताएंगे। तो उसके 7 तरीके बताए गए हैं, 7 तरीका को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग समझ लेते हैं हैसुर विधि। क्या? हैसुर विधि। तो हैसुर विधि में क्या आता है? इस विधि के अंतर्गत मानचित्र में छोटी महीन खंडित रेखाओं की सहायता से उच्चावच को निरूपित करते हैं। ये रेखाएं ढाल की दिशा में अथवा जल बहने की दिशा में खींची जाती हैं। देखिए छोटी महीन रेखाएं, छोटी छोटी महीन रेखाएं नक्शा पर खींच देते हैं। महीन रेखाएं कैसी रेखाएं होती है? छोटी छोटी महीन रेखाएं। तो आपको दिखाते हैं बोर्ड पर खींच के ये रेखाएं कैसी कैसी होती है। देखिए यहाँ पे जैसे ये है छोटी छोटी महीन रेखाएं हैं, है ना, छोटी छोटी महीन रेखाएं हैं। तो ये ढाल की ओर दिशा में खींची जाती है। ये बताता है कि ऊपर से नीचे की ओर ढाल है। क्या है? ढाल है ना। अथवा जल बहने की दिशा में की जाती है, जल इधर से इधर बह रहा है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है। अब है दूसरा है पर्वतीय छायांकन विधि। पर्वतीय छायांकन विधि क्या होता है? इस विधि में क्या किया जाता है? इस विधि के अंतर्गत उच्चावच प्रदर्शन करने के लिए भू आकृतियों पर उत्तर पश्चिम कोने से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। जैसे हम यहाँ धरती पर क्या करते हैं, ये एक पहाड़ है, यह भी एक पहाड़ है, ये सब पहाड़ है, ये भी पेड़ है, कोई ये सब पेड़ है, यहाँ पे ऐसे रख दिए हैं पेड़ सब है ना। अब इसको हमको बनाना है नक्शा पे। यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे इस पेड़ सबको दिखाना है हमको नक्शा पे। कैसे दिखाएंगे हम? कोई विधि तो होगा ना। तो विधि को बनाने के लिए क्या कहा कि आप मान लीजिए कि उत्तर पश्चिम के उस कोने से प्रकाश आ रही है, उत्तर और पश्चिम के कोने से प्रकाश आ रही है। तो आप इस पर टॉर्च मारिए उत्तर पश्चिम से, तो छाया बनेगा। उधर से आप टॉर्च मारिएगा तो छाया किधर बनेगा? इधर बनेगा छाया। उत्तर पश्चिम से आप टॉर्च मारिएगा तो छाया किधर बनेगा? पूरब में और दक्षिण में बनेगा। इस कोना में छाया बनेगा। देखिए जैसे कि इसका छाया जो है ना, अभी उधर से आ रहा प्रकाश तो इधर बन रहा है, इधर थोड़ी ना बनेगा, इधर बनेगा। इस खल्ली का छाया जो है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बन रहा है। मोबाइल का छाया यहाँ पे बना हुआ है शैडो, और हमारा छाया देख लीजिए कहाँ पे बना हुआ है। जैसे हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और प्रकाश, उसकी प्रकाश की अगर छाया देखा जाए, इधर से प्रकाश की छाया नहीं देखा जाए, उसकी छाया देखा जाए तो कैसे देखा जाएगा? इधर छाया जाएगा कि नहीं जाए? देखिए पीछे छाया शैडो बना ना, तो उधर का प्रकाश हम मानेंगे और छाया आएगा। तो छाया में क्या होता है? छाया को अंधेरा से दिखाता है। छाया किसका प्रतीक होता है? अंधेरा का। तो पर्वत, अब हम क्या करेंगे, अब हम छाया कहीं पे बना दिए, जैसे कि सपोज डेट की छाया हम यहाँ पे बना दिए, यहाँ पे छाया बना दिए, तो छाया काला कर दिए। तो इसका मतलब पहाड़ यहाँ पे है कि यहाँ पर है? यहाँ पर पहाड़ है ना। तो हमने इसका छाया यहाँ पे आया है। अगर यहाँ पे पेड़ है तो पेड़ का हम छाया बना दिए, यहाँ पे ऐसे वो पेड़ का छाया बना दिए, तो पेड़ कहाँ होगा इसका? अगर इस कोना से सूर्य का रोशनी आ रहा है प्रकाश, तो हम पेड़ कहाँ होगा? पेड़ ऐसे हुआ, तभी इसका छाया यहाँ बन रहा है। ये छायांकन विधि होता है। बस समझ आई? छायांकन विधि में इसमें काला करके निशान बनाते हैं ताकि पता चलता है कि यहाँ पे अंधेरा है, और यह दर्शाता है कि यहाँ पर खाई है। देखो यहाँ काला है तो ये पर्वत है, पर्वत के नीचे खाई है, खाई को दर्शाता है। ठीक है,
ये दर्शाता है कि यहाँ जहाँ पे काला गहरा होगा वो गहरा स्थान होगा। जैसे कोई चित्रकार फोटो बनाते हैं तो नाक को ऊँचा दिखाने के लिए क्या करते हैं, चित्रकार नाक कैसे बनाते हैं, नाक बनाने के लिए क्या करते हैं, वो नाक बना लेते हैं। इसे मान लिए नाक ही बना दिए, नाक बना दिए तो यहाँ पे खाई यहाँ पे थोड़ा गहरा डार्क कलर कर देते हैं। क्यों कि भाई नाक उठा हुआ है इसीलिए यहाँ पे डार्क कलर कर देते हैं, ताकि नाक उठा हुआ है ना तो नीचे शेडो बना देते हैं। बनाते हैं कि बनाते हैं? क्योंकि कागज़ पर नाक के ना खड़ा बनाइएगा, नाक ऊपर लगाइएगा थोड़ी ना है। कागज़ पर नाक बनाना है, नाक उठा हुआ, देखिए चेहरा से उठा हुआ नाक रहता है कि नहीं, बाकी सब तो सटा हुआ है, गाल वोट सब कुछ बना देंगे, हाल निशान बना देंगे, क्योंकि ऊपर निशान बना देंगे हो जाएगा। बट नाक तो उठा हुआ है तो फिर चित्र पर कैसे बनाइएगा, तो उसके बगल में शेडो बना दीजिए। शेडो जैसे बनाइएगा समझाइए उठा हुआ है। कोई भी आदमी का चित्र देखिएगा तो नाक के बगल में शेडो होगा, काला काला निशान होगा, वो बताता है कि नाक पर गोरा होगा, ताकि बताता है खूब गोरा कर देगा, नाक उठा हुआ है। ऐसा हमें उस प्रकार से पर्वतीय छायांकन विधि में ऐसा मान लिया जाता है कि प्रकाश किधर से आ रहा है, तो उत्तर पश्चिम के कोने से आ रहा प्रकाश और ऐसे आ रहा है और उसका छाया बन रहा है इधर पूरब दक्षिण में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या देखिए। नहीं देखिए उसके बाद प्रश्न है तल चिन्ह रेखा और स्थानीय ऊंचाई में क्या क्या है। तल चिन्ह रेखा समझना है। ठीक है, तल चिन्ह वास्तविक सर्वेक्षक द्वारा भवनों, पुष्पों, खंभों, पत्थरों, स्थायी वस्तुओं से समुद्र तल से दूरी से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को तल चिन्ह कहते हैं। देखिए क्या होता है, किसी की भी ऊंचाई मापना होता है तो कहाँ से मापिएगा आप। हम कहेंगे कि अभी मेरी ऊंचाई मापो, तो कहाँ से मापिएगा आप। हम दो अभी फर्स्ट फ्लोर पे है, ग्राउंड फ्लोर नीचे है, ये फर्स्ट फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर पे है तो आप मेरी ऊंचाई कहाँ से मापिएगा, इस फ्लोर के सतह से यहाँ से मापिएगा, या आप नीचे जाके ग्राउंड फ्लोर से मापिएगा, कि सड़क पे जाके मापिएगा, कि उस खाई में जाके मापिएगा, कि बगल में कुआं है कुआं में जाके मापिएगा, कि पोखरी है पोखरी में से जाके मापिएगा ऊंचाई। सब एक जैसा आएगा नहीं ना आएगा सब एक जैसा। तो कहाँ की ऊंचाई वास्तविक ऊंचाई होगी मेरी, कहाँ से कहाँ हम कहेंगे कितनी ऊंचाई पर है, तो कैसे बताइएगा आप। तरीका दिमाग में सोच रहा है, कुछ नहीं सोच रहा है, तो ये इसका तरीका निदान किया गया कि आप कहाँ पर है इसकी दूरी मापी जाएगी समुद्र तल की गहराई से। किसी की ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है, समुद्र तल की गहराई से, क्योंकि धरती अगर गोला है ऐसे तो गड्ढा में क्या है, समुद्र है ना। तो यहाँ से अगर हम यहाँ अगर पेड़ है तो पेड़ की ऊंचाई हमको मापना है, तो यहाँ से मापेंगे। इसका ऊंचाई मान लीजिए यहाँ से 20 है, ई है 20, इसका ऊंचाई हम कितना कहेंगे 40 मीटर। क्या बोलेंगे 40 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो कहाँ से 40 मीटर ऊंचाई है, तो 40 मीटर इसकी ऊंचाई है उस समुद्र तल से। कहाँ से है, समुद्र तल से। चलिए कहाँ से ऊंचाई इसकी, समुद्र तल से ऊंचाई है, समुद्र तल से हम मापे हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए तो इसी तरह से आप समुद्र तल से ऊंचाई मापना है, तो इसका मतलब हर बार हमको समुद्र के अंदर घुस के नापना पड़ेगा मीटर लेके। परेशानी है कि नहीं है परेशानी। पहले परेशानी को फील कीजिए कि जब हमको कहेंगे कि मेरी ऊंचाई मापिए कितना ऊंचाई पर है, तो आप क्या रुक जाइए, सारी समुद्र बगल में देखते हैं कहाँ है, समुद्र में जाते हैं अंदर घुसेंगे, फीता लेकर ऊपर से नापेंगे आपको कितना ऊंचाई पर है। तो संभव है ये नहीं है। तो क्या किया गया, यहाँ पर जो अस्थाई चीज़ है ना, सर्वेक्षक जो क्या किए उस पर निशान लगा दिए अस्थाई चीज़ पर। जैसे यहाँ पर कमरौली में एक वट वृक्ष है, क्या है, वट वृक्ष, पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ जल्दी कटता नहीं है, आपको पता है ना। पीपल का पेड़ हमारे बाबा जी के ज़माने से होगा, वो नहीं कटेगा वो, और हम लोग मर जाएंगे हमारे पोता के ज़माने में भी रहेगा, वो नहीं कटेगा जल्दी, क्योंकि पीपल का वृक्ष काटना अशुभ माना जाता है, नहीं काटा जाता है जल्दी। ठीक है, क्योंकि उस पर बहुत बड़ा बाबा रहते हैं, उखड़ जाएंगे तो बस दिक्कत नहीं। तो ऐसा माना जाता है, मान्यता कर दिया गया, क्योंकि पीपल पे ऑक्सीजन देता है, इसलिए उसको काटना मना होता है, इसलिए वैज्ञानिक तौर पर नहीं करना चाहिए उसको। तो दैविक मान लिया उसको कि भूत रहता है, प्रेत रहता है, ब्रह्म बाबा रहता है, ये रहता है कि लोग काटे नहीं उसको। ऐसा अभ्रंश फैला दिया गया है लोगों को, ऐसा कुछ रहता नहीं वहाँ पे। ठीक है, अब लोग मान लेते हैं ताकि डर पैदा हो। पीपल के पेड़ से लोग डरता है, रात को नहीं जाएगा वहाँ पे बाघ। ऐसे भी वहाँ पे रात को क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे छुइएगा, पीपल के पेड़ के नीचे छुइएगा, रात में आपका डेथ हो जाएगा, क्योंकि वो इतना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा कि आपको नाक में खाली कार्बन डाइऑक्साइड घुसेगा, ऑक्सीजन छूटबे नहीं करेगा वो। तो पीपल के पेड़ के नीचे जब सोता है आदमी, गलती से कोई आदमी सो गया, मर गया, सुबह में कहा बाप रे ब्रह्म बाबा आया, मट्टी मोड़ के चल गई। वो तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण मर गया, ऑक्सीजन नहीं मिला बेचारा को। पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, चाहे जिसके घर के बगल में पीपल का पेड़ हो दूर रहिए, रात को उससे दूर रहिए। नहीं तो तुलसी का पौधा लगा लिया आसपास में, ठीक रहेगा, नहीं तो कोई ठीक नहीं है, मूर्छित हो सकते हैं, मर भी सकते हैं। इसलिए नहीं कि ब्रह्म बाबा रहते हैं, इसलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं।
अब देखिए, अब इस पीपल के पेड़ पर हम जो सर्वेक्षण करता है यहाँ पर निशान लगा दिए कि यहाँ पे लिख दिए समुद्र तल से इसकी दूरी है 20 मीटर, ऊंचाई है 20 मीटर। समुद्र से कितनी ऊंचाई है? 20 मीटर। अब हमको मापना होगा यहाँ पर हम कितना ऊंचाई पर है, तो कोई बात नहीं है, यहाँ से तक नाप लेंगे, यहाँ पे नाप लेंगे। हमको समुद्र में थोड़ी जाना पड़ेगा, समुद्र से पहले निशान लगा कर रख ले पीपल के पेड़ पर, क्योंकि अस्थायी वस्तु जो होता है, अस्थायी वस्तु पर वहाँ पे निशान लगा के पहले से वो सर्वेक्षक रख चुके हैं। तो वो अस्थायी चीज़ क्या है आपको समझ में नहीं आएगा, जो सर्वेक्षक नापने आया था ऊंचाई उसी को पता होता है। कि जैसे कि अभी कमरौली की ऊंचाई आप जानते हैं कितना है? कमरौली गाँव की ऊंचाई कितनी है? नहीं बता सकते हैं, हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं कि समुद्र की ऊंचाई कहाँ पे कितना है पता? कौन अस्थायी चिन्ह है पता है हमको? नहीं। बस सर्वेक्षक आएगा, जो सर्वेक्षण करने आएगा उसको पता है कि अस्थायी चिन्ह कहाँ पे लगाए हुए हैं, सरकारी ब्यौरा में रहता है, उसको नक्शा में पता है कि वहाँ पे हम लोग वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पत्थर होगा, पत्थर को खोदेंगे, वहाँ से निकालेंगे, पता चलेगा अच्छा, वहाँ से उसकी ऊंचाई माप लेंगे हम। तो कमरौली की ऊंचाई जो है ना कितनी है, ये हम लोग नक्शा पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करके निकाल सकते हैं कि कितना है, ये सर्वेक्षण डाला गया है, परंतु हम लोग नहीं बता सकते कमरौली गाँव की ऊँचाई कितनी है। तो कमरौली गाँव कहाँ ऊँचा है? कमरौली गाँव तो गाँव है, ऊँचाई कथी है उसमें भाई है, क्योंकि ऊँचाई कहाँ से मापी जाती है? समुद्र तल के अंदर से, समुद्र तल से मापी जाती है। समुद्र तल से हमारा कमरौली गांव कितना ऊंचा है? 10-20 जितना मीटर ऊंचा होगा उसका हमको या आपको उतना, समझ में आया? तो ये जानना बहुत जरूरी होता है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग? तल चिन्ह और स्थानीय चिन्ह, अस्थायी चिन्ह ऊपर लगा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी जो ऊंचाई होता है ये तल चिन्ह की सहायता से मापी जाती है। आपको बताया ना, अस्थायी जो ऊंचाई होती है वो बनाई जाती है, पहले से भगवान जी नहीं बना के भेजे होते, इंसान उसको बनाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर लिख दी जाती है, उस पर लिखा भी रहता है वो चीज़ कि यहाँ से समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतनी है। कहीं कहीं पर लिखा मिल भी जाता है हम लोगों को, समझ गए? कहीं कहीं पे कोई बड़का पिलर है पुराने ज़माने का, खंभा उखाड़ने वाला नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, उस पर लिख दिया जाता है, समझ गए? मंदिर का कोई दीवार है उस पर लिख दिया जाता है, क्योंकि मंदिर का दीवार बार बार टूटता नहीं है। जो अस्थायी चीज़ है उस पर लिखा जाता है, जो टेम्प्रोरी चीज़ है उस पर थोड़ी लिखे, वो तो लिखेगा, लिखा से मिटा देगा, घबरा जाएगा, है ना? पोस्टर की तरह कोचिंग का पोस्टर स्टार्ट है, कल उधार देगा, पता नहीं क्या होता है, खोजना पड़ता है उसको। अला है, समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? समोच्च रेखा के बारे में है तो क्या, वे कल्पित रेखाएं जो मानचित्र के स्थित उन सभी स्थानों को मिलाता है जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से समान हो, उसे समोच्च रेखा कहते हैं। मानचित्र पर इस समोच्च रेखाओं को बादामी रंग से दिखाया जाता है। इसका प्रतिपादन क्या किए थे? एक डच के अभियंता ने किया था, जिसका नाम है एन क्रूकइस ने 1730 में किया था। अब देखिए क्या है समोच्च रेखा, है क्या समझ लीजिए, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा आपको। क्या क्या है? विभिन्न जितने समान दूरी पर जो ऊंचाई पर है उसको क्या किया गया है, सबको मिला के समोच्च रेखा खींच दिया गया, ऊपर गोलाकार रेखा द्वारा खींच दिया गया, जैसा कि पेज नंबर 271 पे आप देख सकते हैं, बना हुआ है चित्र, समझ में आ गया? अब जो उत्तरीय प्रश्न जो हम पढ़ते हैं तो है सूर्य विधि पढ़ चुके हैं, पर्वतीय छायाकरण विधि पढ़ चुके हैं, तल चिन्ह विधि। तो 5वां नंबर बता दें, 5वां नंबर में क्या पढ़ेंगे हम लोग? त्रिकोणमितीय स्टेशन। ये क्या है? इसका संबंध उस बिंदुओं से है जिनका उपयोग त्रिभुजन विधि एक प्रकार का सर्वेक्षण द्वारा करते समय स्टेशन के रूप में उभारा हुआ था। मानचित्र पर त्रिभुज बनाकर उसके बगल में धरातल से, उसके समुद्र तल के धरातल से उसकी ऊंचाई लिख दी जाती है। इसमें कुछ नहीं किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि किसी जगह का ऊंचाई लिखना होता है ना, जैसे इसकी ऊंचाई कितना है तो त्रिभुज बना के यहाँ पर लिख दिया जाता है 200 मीटर। बताइए इस 200 मीटर क्या है? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है, ठीक है? त्रिभुज बना के उसके नीचे लिख दीजिए 20 मीटर, तो 20 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। बताने का तरीका और कुछ नहीं है, ये बस हो गया। आप इसको देख भी सकते हैं, त्रिकोणमितीय स्टेशन को आप देख सकते हैं, कहाँ पे है? यहाँ पे पेज नंबर आप निकालिए 270, उसको त्रिभुज बना के बगल में लिख दिया जाता है, नीचे नहीं बगल में लिख दिया जाता है, देखिए है ना? अब त्रिभुज किसी किसी में दिखाई दे रहा होगा, कहीं कहीं दिखाई नहीं भी दे रहा होगा, ऊपर पीला कलर में, हाँ कहीं कहीं पे त्रिभुज दिखाई भी दे रहा होगा आपको, कहीं कहीं पे मिट गया होगा, कहीं कहीं मिट जाता है। समोच्च रेखा भी समझाइए दिए हैं, तो कौन समझा दे आप? हो गया, चलिए। अब आपका एक प्रश्न है, लास्ट प्रश्न को बचा हुआ है कि समोच्च रेखा क्या है, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के ढालों को प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है। समोच्च रेखा में बताए गए थे, समोच्च रेखा में क्या होता है? समान समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिला दिया जाता है, उसे समोच्च रेखा कहते हैं। और समोच्च रेखा में बनाए गए अगर समान ढाल को दिखाना है तो एक गोलाकार प्रतिरूप आता है, जो पेज नंबर 271 में आपको दिया गया है, जैसे पहाड़ में है ना, वो खींचा गया, उसको आप देख के बता सकते हैं कि कहाँ पे मंद ढाल है, कहाँ पे तेज ढाल है, वो देख कर बता सकते हैं आप। अच्छा एक बात बताइए, जिस जगह पे समुद्र तल का ऊंचाई ज़्यादा होगा,
यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे 400 मीटर है, यहाँ पे 200 मीटर है, तो ढाल कितना किधर होगा? 400 से 200 की तरफ पानी किधर बह रहा होगा? 40 से 200 की तरफ, ऊंचाई से नीचाई की तरफ पानी बहता है ना। तो ढाल को दिखा सकते हैं उससे आसानी से आप लोग, क्योंकि जो जितना गहरा होगा कम होगा, जहाँ के ऊंचाई समुद्र तल से जितना कम होगा उधर ढाल ज़्यादा होगा। नहीं, अब देखिए जैसे ये पहाड़ है, तो अब पहाड़ पे ढाल सब जैसे सब रखना होता है। जैसे कि पहाड़ देखिए, ये पहाड़ है, इसका ढाल देखिए, यहाँ पर ढाल देखिए कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पर ढाल है, देखो यहाँ पर ढाल है, देखिए तरीका स्लोपिंग में ढाल है, तो यहाँ पे पानी स्लो बहता होगा, है ना, यहाँ पे पानी तेज बहता होगा, यहाँ पे पानी झड़ाक से गिरता होगा, बहुत ढाल है कि नहीं। इस तरह से होता है पहाड़। तो ढाल को दिखाने का तरीका हम लोग समुद्र तल की ऊंचाई से माप सकते हैं। समुद्र तल की ऊंचाई मापेंगे, यहाँ पे मापेंगे समुद्र की ऊंचाई अगर 200 मीटर है, यहाँ पे कहेंगे 1000 मीटर है, तो कहेंगे भाई बहुत बड़का ढाल है यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे पानी बहुत तेज बह रहा होगा। और यहाँ पे कहेंगे कि बात 1050 मतलब कि 50 मीटर का हेर फेर है, पानी बहुत स्लो होगा वहाँ पे। क्या गलत है? ढाल बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? यहाँ पे ढाल ठीक है, यहाँ पे लगभग मान लीजिए 1200 है, तो 1200 ढाल ज़्यादा है, यहाँ पे नहीं बता सकते हैं। यहाँ पे ढाल ज़्यादा है थोड़ा, यहाँ पे बिल्कुल ढाल नहीं है, यहाँ पे महा ढाल है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना इससे आप ये भी बता सकते हैं, समझिएगा, इससे हम लोग बता सकते हैं, कहीं पे भी सीढ़ीनुमा भी बना सकते हैं उसका तरीका कि कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग पूरा पढ़ लिए, यही था।